जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स आज मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके जाने माने शकील चौधरी साहब। एकेडमिक हैं, एनालिस्ट हैं और हिस्ट्री पे और जो करंट डेवलपमेंट्स हैं उन पे बड़ी नज़र रखते हैं। शकील चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया कमर साहब। आई एम रियली ग्लैड टू बी विद यू ऑन दिस शो। थैंक यू सर, थैंक यू। शकील साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आज जरा ये बात करनी है कि ये जो हमारे पास ये जो माजी का बैगेज होता है, ये कितना तकलीफ देह है और ये कितना अनप्रोडक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम भारत और पाकिस्तान के मामले में हम देखें तो जैसे मैं कल देख रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइजर हैं नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, मोहित यूसुफ साहब, वो कह रहे थे जी कि वो और कल कैबिनेट ने भी कहा कि नहीं जी, भारत से ट्रेड नहीं हो सकती जी, जब तक वो स्टेटस ना बदलें और ये ना हो वो हो। और मोहित यूसुफ साहब कह रहे हैं कि जब उन्होंने फैसला किया जब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में, तो तब बात ये हुई कि भारत से ट्रेड करने का फायदा है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब कैबिनेट में बैठे एज ए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नहीं, ट्रेड का फायदा नहीं है। सो इट मीन्स समवेयर वी आर, हम स्ट्रक हो गए हैं। तो ये क्या डेवलपमेंट है? हाउ डू यू सी दिस कि ये माजी से कैसे निकला जा सकता है? शुक्रिया कमर साहब। असल में बात यह है कि ट्रेड के ऊपर तो मेरी इत्तलात ये हैं कि हमारी मिलिट्री ने भी एक स्टडी इस तरह की करवाई थी कि अगर ट्रेड होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो किसका ज़्यादा फायदा है। तो वो इस नतीजे पे पहुंचे थे कि पाकिस्तान का ज़्यादा फायदा है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सियासत का शिकार हो जाता रहा ये मसला। तो हमें जो है अपने हिस्ट्री को आज सिरे नौ देखना होगा। हमें ये एनालिसिस करने की जरूरत है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो कितनी प्रोडक्टिव रही, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होगा। और मेरा ख्याल ये है कि जो थिंकिंग सेक्शंस है ना, सोचने समझने वाले लोग, उनको आगे आना होगा और सियासतदानों को ये समझाना होगा कि अपनी पैटी पॉलिटिक्स के लिए मुल्क का मफाद जो है उसको कुर्बान ना करें। ये मेरे ख्याल में जब तक अप्रोच नहीं होगी तो ये मसला हल नहीं होगा। अच्छा, चले, ये तो ठीक हो गया कि ये बात है कि जी थिंकिंग सेक्शन को आगे आना होगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो मार्केट है, एक तो हो गया कि इंडिया को हम compete कर सकते हैं कि नहीं, क्या हम वाकई इस पोजीशन में हैं कि इंडियन मार्केट को compete कर सकते हैं? हमने एमएफएन स्टेटस नहीं दिया। फिर हमने, आपको पता है कि रिसेंटली जब जरदारी साहब के दौर में भी ये हुआ कि पंजाब के जो किसान थे वो परेशान हो गए कि अगर भारत से ट्रेड खुलती है। उस वक्त की आर्मी चीफ कियानी साहब भी इसमें सपोर्ट कर रहे थे और एक माहौल था। लेकिन हमारा किसान जो है वो वल्नरेबल हो गया। सो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की मार्केट में इतनी जान होगी कि हम compete कर पाएंगे? ऑल दो कर तो सकते हैं, लेकिन ये एनवायरनमेंट कैसा होगा? इसमें किसान या बिजनेसमैन हर्डल है या सिर्फ पॉलिटिशियन ही हर्डल है? देखिए ना, अगर तो किसानों के जेन्युइन मामलात हैं तो उनको एड्रेस किया जा सकता है। और एमएफएन जो है ना, मेरे ख्याल में एमएफएन बहुत मिसलीडिंग सा टाइटल है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो इससे जो है आप आवाम को बिल्कुल जज्बाती कर सकते हैं, उनको भड़का सकते हैं। मुझे याद है जब जरदारी साहब के दौर में ये बात चली, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कुछ प्रेशर भी आया कि भाई इंडिया ने आपको 96 में एमएफएन दे दिया था, आप क्यों नहीं दे रहे। तो इन्होंने कहा जी ठीक है, हम भी देते हैं। जब तैयारी शुरू हुई तो फौरन हाफिज सईद साहब ने एक जुलूस निकाल दिया और वो वागा पहुंच गए ये जुलूस लेके। वो कहने लगे कोई माई का बाप, जो कोई माई का लाल ये एमएफएन स्टेटस नहीं दे सकता इंडिया को। और उसका तर्जुमा वही करते हैं कि जी सबसे पसंदीदा कौम। अब एमएफएन जो है ना, इट डज नॉट मीन दैट। और एमएफएन का मतलब है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, कि जो रियायतें हम दूसरे मुल्कों को देते हैं आपको भी देंगे। इसीलिए अमेरिका ने जब एमएफएन दिया चाइना को तो उन्होंने इसकी टर्मिनोलॉजी को बदल दिया, दे कॉल्ड इट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट। तो हमें भी यही करना होगा, ये करना चाहिए था, लोगों को एजुकेट करना चाहिए था कि एमएफएन डज नॉट मीन दैट। तो किसानों के जो शकूक शुबहात हैं उनको बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए। और उसके बावजूद भी आप बहुत सारे इकदाम ले सकते हैं, इंडियंस के साथ बैठ सकते हैं कि ये हमारे कंसर्न्स हैं, इसको प्लीज एड्रेस कीजिए। लेकिन एक जिद ना बनाएं उसको कि जी हमने तो देना ही नहीं है एमएफएन। तो एवरीथिंग कैन बी वर्कड आउट। अगर आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे तो दे विल आल्सो बी मोर रिसेप्टिव, दे विल बी मोर अकोमोडेटिंग।
अच्छा, तो ये बताएं कि जो अभी इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि हमने जो है वो ट्रेड नहीं शुरू करनी, आप नहीं समझते कि वो जो रे ऑफ होप थी, जो रिसेंट थोड़ी बातें हो रही थी जी के हमने एयर स्पेस इस्तेमाल की श्रीलंका जाने के लिए, और जो एलओसी के ऊपर डेवलपमेंट्स हुई, खत लेटरबाजी हुई, तो अब ये जो मजीद उम्मीद है वो खत्म हो गई है। आप क्या समझते हैं, ये इमरान खान साहब की सियासी कमजोरी है, या ये कि बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक फैसला है पाकिस्तान का? असल में मेरा ख्याल है कि ऐसा इसमें जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स प्लेड अ रोल। कि जब ये बात चली, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि हम ये चीनी मंगवाने जा रहे हैं, हम कॉटन मंगवाने जा रहे हैं, तो उसका बड़ा एडवर्स रिएक्शन हुआ, खास तौर पे पीएमएलएन की तरफ से। पीपल्स पार्टी की तरफ से उस तरह का रिएक्शन नहीं आया, लेकिन पीएमएलएन ने, दे वांटेड टू सेटल स्कोर्स विद द पीटीआई। वो कहते हैं हमारे लीडर को, हमारा लीडर जब ट्रेड की बात करता था तो आप कहते थे कि जी मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अब आप क्या कर रहे हैं? हमारी जो पॉलिटिक्स है बाई पार्टीजन, इसमें वो नहीं है, कंसेंसस नहीं है कि हमारे मुल्क में, मुल्क के मफाद में क्या चीज है। एवरीथिंग बिकम्स पैटी पॉलिटिक्स। कि हमने जितनी भी हुकूमतें आई हैं, हर हुकूमत पे ये इल्जाम लगा कि ये प्रो इंडिया है, ये सॉफ्ट है इंडिया पे, और अपोजिशन जो है हमेशा उसने इसी तरह की बात की। तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारे यहाँ जब तक एक कंसेंसस नहीं होता, ये तीन चार जो बड़ी पार्टियां हैं, दे हैव टू सिट टुगेदर। और हमारी जो सिविल सोसाइटी है, हमारे लॉयर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, उनको कुछ रोल अदा इसमें करना चाहिए कि इस तरह के इश्यूज जो हैं इन पे खुदारा पॉलिटिक्स ना करें। अगर मुल्क का मफाद है, गरीब आवाम का मफाद है, अगर सस्ती चीनी आपको इंडिया से मिल रही है तो ले लें, अपने इश्यूज को बेशक बरकरार रखें, लेकिन हर चीज को उसके ऊपर कुर्बान ना करें। वॉच योर ओन इंटरेस्ट। तो शकील साहब, आप फिर क्या कहेंगे कि जो पाकिस्तान है वो कोई नई डायरेक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है? मिसाल के तौर पे अगर मिडिल ईस्ट को देखा जाए तो वहां पे ये उन्होंने में प्रेशर डाला कि इसराइल को रिकग्नाइज करें और अपनी पोजीशन को सॉफ्ट करें। इंडिया के हवाले से हमने देखा कि हम अभी भी वो स्टैटिक पोजीशन में है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो हमसे स्टेप बैक कर गए फॉर सम टाइम, और आपको पता है हालात क्या हुए। अमेरिका भी स्टेप बैक कर गया और वो और तरफ जा रहा है। हम कोई डायरेक्शन लेने के लिए भी तैयार नहीं है, नए पार्टनर्स भी बनाने को तैयार नहीं है, नए एवेन्यूज भी तलाश करने को तैयार नहीं है। वेयर डू यू थिंक वी आर हेडिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट? ये बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की। मसलन चीन हमारा जो है, हमें बताया जाता है दिन रात कि जी हमारा सबसे गहरा दोस्त है, एग्जाम्पलरी फ्रेंड है, हमारी दोस्ती समुद्रों से गहरी है, पहाड़ों से ऊंची है। चाइना कितने अरसे से पाकिस्तान को ये कहता आ रहा है कि खुदारा फोकस ऑन योर इकोनॉमी, इंप्रूव योर डेवलपमेंट थिंग्स, हम उसको भी तवज्जो नहीं दे पा रहे। वो भी कहते हैं कि हमारे भी इश्यूज थे, हमने उस पर लड़ाई नहीं की, उसको एक ऑब्सेशन नहीं बनाया। ठीक है, इशू भी चलता रहे, लेकिन हर चीज को उसके ऊपर कुर्बान ना करें, अपने मफाद को कुर्बान ना करें। आप इश्यूज को भी लेके चल सकते हैं, आप अच्छे ताल्लुकात भी, और जो इश्यूज का रेजोल्यूशन होता है वो भी, फ्रेंड्स कैन रिजॉल्व इश्यूज मोर इजीली देन एनिमीज। अगर आपका एनिमी रिलेशनशिप होगा तो दूसरा मुल्क आपको एक इंच जमीन नहीं देगा, लेकिन अगर आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे तो वो मुल्क अगर आपको कोई राय देगा भी तो वहां पे उस तरह का रिएक्शन नहीं होगा। जैसे आप बांग्लादेश के साथ आप देख लीजिए, 2015 का जो एग्रीमेंट था बांग्लादेश और इंडिया का, उसमें इंडिया ने तकरीबन 10,000 एकड़ जमीन इंडिया को, बांग्लादेश को दी, लेकिन उसका कोई वहां एडवर्स रिएक्शन नहीं हुआ, इसलिए कि बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे थे। लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है एक इंच जमीन भी दे तो वो कांग्रेस और बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक इशू बना देंगे उसका, ये आपने क्या किया। यू नीड टू इंप्रूव रिलेशंस in order to have resolution of your issues। अगर आप ये कहेंगे कि जी हम जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा हम कुछ नहीं करेंगे, तो यू आर स्टक, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग। अब इंटरनेशनल क्लाइमेट भी आप देख लीजिए, इट इज नॉट फेवरेबल टू यू। आपकी इकोनॉमी की हालत देख लीजिए क्या है। तो वी नीड टू डू अ डिस्पैशनेट कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, और उसके लिए कोई रस्तों की जरूरत नहीं है, हमारे सामने है ये सारी सिचुएशन। बिल्कुल सही है, आपके कहने का यह है कि जितनी ज्यादा हम अच्छी इकोनॉमी डेवलप करेंगे हम हर तरह के खतरों से भी लड़ सकते हैं, और हमें भले जो भी हो
अगर हम पे हमारे पास स्ट्रांग आर्मी है, हमारे पास एक प्रॉपर अपरेटस है, हम हर तरह के खतरे को डील कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करें। अच्छा, एक बात बताइए शकील चौधरी साहब, ये मिथ की समझ नहीं आ रही कि ये जो सियासतदान है हमारे, जब ये ऑपोजिशन में होते हैं तो ये एक ऐसा होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं अपने हुकूमती पार्टी के खिलाफ। जिस तरह पर्टिकुलरली अगर इंडिया के साथ देखा जाए, पर्टिकुलरली अगर इस्लामोफोबिया की बात की जाए, मगरब की बात की जाए, ये ऐसा होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि जब वो पावर में आते हैं तो वो उसी के नीचे दब जाते हैं, और अगर वो कोई एक नया कदम लेने की कोशिश करते हैं तो वो माजी की यादें दिला दिला के जो मीडिया है वो उनको मार ही देता है। तो वो बेचारे अपने माजी के जो की हुई बातें होती हैं उसके नीचे दब जाते हैं। तो आप समझते हैं कि कोई लीडर्स की स्कूलिंग होनी चाहिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, या कि ये इसी तरह ही होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसके नीचे दबे रहेंगे? ये बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। हमारे यहाँ पॉलिटिशियन, जो भी अपोजिशन के पॉलिटिशियंस हैं, वो इसी तरह की सियासत करते हैं। मसलन आपको इल्म होगा कि सदर अयूब खान ने जब ताशकंद एग्रीमेंट किया तो सबसे स्ट्रांग जो उसकी डेनंसिएशन थी भुट्टो साहब की तरफ से आई। उन्होंने कहा जी ये अयूब खान ने मुल्क के साथ गद्दारी की है, कश्मीर बेच दिया और ये कर दिया वो कर दिया, और उसका एक राज है, मैं वो राज अफशा करूंगा। और वो राज कभी अफशा नहीं हुआ। और उनका जो स्टैंड था बेसिकली बहुत ही एंटी इंडियन था। उन्होंने कहा था कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे। अब ये एक एक रिस्पॉन्सिबल लीडर की लैंग्वेज नहीं हो सकती कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे। उसके बाद फिर देखिए क्या हुआ कि उन्हीं को शिमला एग्रीमेंट करना पड़ा। और शिमला एग्रीमेंट के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं आपको कि आसमा जहांगीर जो बड़ी पीस एक्टिविस्ट थी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी, उनके वालिद गुलाम जिलानी साहब ने इतनी सख्त क्रिटिसिज्म की है जो किसी जमात इस्लामी वाले ने भी नहीं की। उन्होंने कहा ये एक सरेंडर डॉक्यूमेंट है। जनरल न्याजी ने जो सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन की थी उससे भी खराब है ये। हमने अपना नजरिया बेच दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो मैंने आसमा जहांगीर को एक दफा ये ईमेल भेजा, एंड शी सेड ओ आफ्टर ऑल ही वाज अ पॉलिटिशियन। सो ये जो है ना हमारे पॉलिटिशियंस का मसला, ये हमें हल करना होगा। और जो थिंकिंग सेक्शंस हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं, सिविल सोसाइटी है, उनको कोई जरूर इस तरह का पॉलिटिशियंस के साथ सेशन रखना चाहिए कि खुदारा वॉच योर लैंग्वेज, वॉच योर टंग, जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू करें और अपनी पोजीशन जो है ना वो खराब ना करें कि फिर मीडिया आपके ही स्टेटमेंट आपके खिलाफ यूज कर रहा हो। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जिस पोजीशन में हम आ गए हैं, यहाँ पे देखें, आपका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उसको कल वो एक जियो पे इंटरव्यू दे रहे थे और वो कह रहे थे, उन्होंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा इस वक्त मैं एकेडमिशियन नहीं हूं, मैं पॉलिसी में हूं, सो मेरे से पढ़ी लिखी बातें ना करें, मुझसे वही बताएं जिस रोल में मैं बैठा हूं। तो वो अपनी कोई वो जो फोरसाइट है इस्तेमाल करने को तैयार नहीं थे। मुझे इतना पता है शकील साहब, जो मैं सिस्टम को थोड़ा समझाऊं पिछले कुछ सालों में, सिस्टम पाकिस्तान का जो है वो अपने आप को बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं। हमारी जो आर्मी है वो एक इंतहाई बड़े क्लियर हेडेड है कि हमें किस तरह का अपना एक व्यू डेवलप करना है दुनिया के लिए। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद सारे स्टेक होल्डर्स शायद उसको समझ नहीं पा रहे, और पर्टिकुलरली जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो। तो आप क्या समझते हैं आगे कैसे जाना है, हाउ टू मूव फॉरवर्ड सर? ये तो हमें बताएं, हमने यही फंसे रहना है या कि हम कहीं ना कहीं पे कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे? आपने मोहित यूसुफ साहब की बात की। आई हैव नोन हिम फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम। ये एसडीपीआई में आज से 12-15 साल पहले एक रिसर्चर होते थे, उसके बाद माशाल्लाह इन्होंने बड़ी तरक्की की, यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में चले गए। लेकिन अब जो है पॉलिटिक्स में जब आप होते हैं ना तो फिर बड़ी मजबूरियां बहुत होती हैं। सो यू रियली नीड टू गिव हिम सम बैलेंस, क्या कहेंगे उसको, एक लीवे देना पड़ेगा कि अब वो एक डिफरेंट रोल में है। एज एकेडमिक ही कुड टॉक मोर फ्रीली। तो जहां तक आपने मिलिट्री की बात की, दैट इज अ वेरी गुड डेवलपमेंट कि मिलिट्री में अगर रीथिंकिंग है तो दैट इज गुड न्यूज फॉर एवरी वन ऑफ अस। तो मिलिट्री की तरफ से अगर ये इनिशिएटिव आता है तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मीडिया को खोलना चाहिए कि आप मीडिया पे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से, कश्मीर के हवाले से एक जेन्युइन डिबेट का एक स्टार्ट करें। लेट देयर बी a free debate.
सारे नुक्ता नजर आए, जमात इस्लामी का नुक्ता नजर भी आए, बाकी नुक्ता नजर भी आए, तो दैट इज व्हाट वी नीड। जब तक आप ओपन अप नहीं करेंगे तो ये मसला जो है ना, जो भी हुकूमत कोई भी कंप्रोमाइज करेगी वो उसके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगेगा। तो इस गद्दारी के इल्जाम से बचने का यही तरीका है कि मीडिया को खुदारा ओपन अप करें, लेट देयर बी फ्री डिबेट। और डेमोक्रेसी तो फ्री डिबेट ही का नाम है। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे तो ये इल्जामात दर इल्जामात ये चलते रहेंगे। तो यानी कि आप कहते हैं कि अगर मीडिया के ऊपर बहस हो और इसमें जमात इस्लामी का, पीपल्स पार्टी का, सारी जमातों का है और एक एनवायरनमेंट तश्कील हो, तो मुझे ये बताएं चौधरी साहब के मीडिया पे हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, मीडिया तो सारा टाइम रेटिंग में फंसा हुआ है। आप तो देखिए कि पाकिस्तान का मीडिया तो फॉरेन पॉलिसी को कवर ही नहीं करता, वो तो सारा टाइम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कवर करते हैं। उनके लिए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है इसके लिए कोई उनका दर्द सर नहीं है। अमेरिका, यूरोप, उनके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। और हमारी जो सबसे बड़ी, मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स समझ आती है, हमारी नाकामियों में से सबसे एक बड़ी नाकामी ये भी है कि वी लुक इनवर्ड। हम अंदर ज्यादा देखते हैं और बाहर बहुत कम देखते हैं कि ग्लोबली क्या तब्दीलियां आ रही हैं। तो हाउ टू मोटिवेट मीडिया एंड हाउ टू पुश देम कि भाई आप जो है वो ये फ्री डिबेट कराएं और इस पे बहस होनी चाहिए, या कम से कम इंडिया के ऊपर, कश्मीर के ऊपर एक डिस्कोर्स तो डेवलप हो। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है जी, ये कि मीडिया की जो तरजीहात हैं वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले, जो सीनियर लोग हैं मीडिया के और जो ओनर्स हैं उनके साथ आप बैठें और उनके साथ ये बात करें कि भाई वी नीड अ फ्री डिबेट अलोंग दीज लाइंस, उससे मेरा ख्याल है कि मीडिया विल नॉट से नो टू देम। और मीडिया को भी एहसास होगा कि ये डिबेट जरूरी है। और रेटिंग्स का भी इतना कोई मसला नहीं बनेगा जब सारे लोग ये कर रहे होंगे। और दूसरा एक मेरे ख्याल में हमें जरूरत है एक्सपर्ट्स के भी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, अब देखिए इंडिया को हम कहते हैं कि जी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारे लिए, लेकिन एक भी बंदा 22 करोड़ के इस मुल्क में हम नहीं कह सकते कि ये बंदा एक्सपर्ट है इंडिया पे। इसने जी 10 किताबें लिखी हैं इंडिया पे, इसने 50 रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं इंडिया पे। इवन मिडिल ईस्ट पे देख लीजिए, मुझे बताइए कौन मिडिल ईस्ट पे एक्सपर्ट है जिसको हम कह सके, मीडिया उसको बुला सके कि यार ये मिडिल ईस्ट को ये बंदा समझता है। इवन अमेरिका को बताइए कौन कौन एक्सपर्ट है। हम जो है एक्सपर्ट नॉलेज नहीं, एक्सपर्ट्स नहीं पैदा कर पाए, हमारे पास एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है। कितनी किताबें मसलन इंडिया पे हमने लिखी हैं पिछले 20 साल में, कश्मीर पे कितनी किताबें आई हैं, कितना लोगों का नॉलेज है कश्मीर के बारे में, इंडिया के बारे में, इवन मिडिल ईस्ट के बारे में। ये जो है ना, हम पता नहीं क्यों हम वी वांट टू compete विद इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ इग्नोरेंस। उसके मुकाबले में आप देखिए इंडिया में कितनी किताबें छपती हैं पाकिस्तान के बारे में, कितने लोग हैं जो स्पेशलाइज करते हैं पाकिस्तान को। वी नीड टू डेवलप दिस स्किल इन आवरसेल्व्स। तो ये बताएं कि एक आखिरी सवाल है आपसे चौधरी साहब, कि जो पाकिस्तान का थिंकिंग सेक्शन है ये आप किसको कहते हैं, और ये कौन लोग हैं जो चीजों को मटेरियलाइज कर सकते हैं एंड दे कैन बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। इसमें एक तो मेरे ख्याल में लॉयर्स में से आप चुन सकते हैं कुछ लोग, कुछ जर्नलिस्टों में से आप चुन सकते हैं, सिविल सोसाइटी में से आप कुछ लोग ले सकते हैं। तो लेट्स से कि हम अगर 20 लोगों का एक ग्रुप इस तरह का बना लें जो सेंसिबल लोग हैं, जो पीपल ऑफ गुडविल हैं, जिनकी इंडिया में भी कुछ ना कुछ एक क्रेडिबिलिटी है। इसी तरह से 20 लोग अगर इंडियंस हों तो इस तरह का एक 40 लोगों का ग्रुप, 50 लोगों का एक ग्रुप बन जाए, अगर वो इनफॉर्मल तरीके से कम्युनिकेट करें तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकल सकता है। बिल्कुल ठीक है, लेट्स होप जी के रास्ता निकले। और मुझे इतना पता है कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान और भारत की बात हो रही है, और ये सारी की सारी बात जो है वो बैक चैनल्स पे ही होनी है, और ये फ्रंट चैनल पे तो होती हुई नजर नहीं आ रही। और जो मजीद इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमें मजीद एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करना। जो गुडविल थोड़ी बहुत इसमें इस वक्त डेवलप हुई है, गो के अभी इतनी नहीं है, सिर्फ प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई हैं, ये गुडविल थोड़ी सी इसको मजीद जो है वो ये इंक्रीज हो। और इसी के साथ ही मैं शकील चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि एक शॉर्ट हमने डिस्कशन की इनके साथ। और बेसिकली इसका मकसद यही था कि बैगेज ऑफ हिस्ट्री जो है ये हमारे लिए कितना प्रॉब्लमैटिक बनता जा रहा है, और होपफुली इट विल बी वी विल हैव अ गुड टाइम। आप कुछ कहना चाह रहे चौधरी साहब?
जी, मैं चीमा साहब, बिफोर आई टेक योर लीव, मैं एक शेर आपको सुनाना चाह रहा हूँ मुनीर नियाजी का। बहुत ही मुनासिब शेर है इस मसले के हवाले से। वो कहते हैं, गैर से नफरत जो पाली, खर्च खुद पर हो गई, जितने हम थे हमने खुद को उससे आधा कर लिया। तो हमें जो है ना जी, इस रास्ते से अब निकलना चाहिए और हमें अमन की तरफ जाना चाहिए, खुशहाली की तरफ जाना चाहिए, अपने गरीब आवाम के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल सही है। हम तो अमन के लिए काम करना चाह रहे हैं, लेकिन भारत भी हमें स्पेस दे ताकि हम काम कर सकें। सारी बातें हम अकेले तो तालियां नहीं बजा सकते, उनको भी चाहिए वो भी हिले जुलें। और वो भी थोड़ी एफर्ट करें, थोड़ी हम एफर्ट करें। हम तो हमें ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज वी हमें अपनी आवाम को अपलिफ्ट करना है। सो एंड वी हैव टू ग्लोबली कनेक्ट आवरसेल्फ, अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना है। लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है, तभी चीजें बेहतर हो सकती हैं जोसफ। बिल्कुल दुरुस्त है, दोनों हाथ ताली दोनों हाथों से बजती है। और मेरा ख्याल है कि अगर पीपल ऑफ गुडविल दोनों मुल्कों से सामने आए तो कुछ ना कुछ हल निकलेगा। क्योंकि इंडिया को भी ये पता है कि हॉस्टाइल रिलेशंस के साथ उनकी जो डेवलपमेंट है वो भी मुतासर होती है। पाकिस्तान को भी ये एहसास होना चाहिए कि जब तक हमारी दुश्मनी रहेगी इंडिया के साथ, जैसे हमारे अखबार लिखते हैं जी, अजली दुश्मन, इस तरह की लैंग्वेज से हमें एतराज करना चाहिए। कोई अजली दुश्मन नहीं होता, कोई अजली दोस्त नहीं होता, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। तो हाँ। हमें जो है इस दुश्मनी वाला जो पैराडाइम है ना, इससे बाहर निकलना होगा। लेट्स सी हाउ ये कैसे सिचुएशन डेवलप होती है। और जारी बात है, डिस्कशन, डायलॉग, डिबेट और एक माहौल बनेगा जिस माहौल से आप ये अल्फाज का भी टर्न कर सकते हैं, और जो लिख रहे हैं उनको ये एहसास हो कि वो क्या लिख रहे हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। और क्योंकि पुराना एक जो आपका एकेडमिक डिस्कोर्स चला आ रहा है, जर्नलिस्टिक डिस्कोर्स चला आ रहा है, उसमें तब्दीली शायद इसलिए भी नहीं हो रही क्योंकि हम सोच नहीं रहे कि हमने किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन को सोचते हैं तो फिर वो जो लोग इर्द गिर्द होते हैं, दे स्टार्ट moving and shaking. So let's hope things will be better, and we are in a position to gain some good development between both the countries. बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन। Thank you very much, Shakil Joseph. आपको बहुत मेहरबानी। Thank you.